बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे आबाए शहर ने किया तुर्की में एक शख्स था जिसका नाम नन्ना था। मैं अगरचे उस वक़्त काफ़ी छोटा था, लेकिन मुझे आज भी वो अच्छी तरह याद है। गालिबा इसकी वजह ये रही होगी कि एक बार मेरे वालिद ने इसकी वजह से मेरी पिटाई की थी। उस वक़्त नन्हा एक बूढ़ा आदमी था, मगर उसका कद 3 या 4 फिट से ज़्यादा नहीं था। वो देखने में अजीब खलकत नज़र आता था। इसके हाथ, पैर और धड़ बच्चों जैसे छोटे और नाजुक थे, जबकि सर आम इंसानों से बहुत बड़ा और मोटा था। वो अकेला एक बड़े से घर में रहता था और अपने लिए खाना भी खुद पकाता था। वो महीने में सिर्फ एक बार सड़क पर दिखाई देता था। अगर रोज़ दोपहर के खाने के वक्त उसकी घर की चिमनी से धुआं ना निकल रहा होता तो शहर में किसी को मालूम ना होता कि वो जिंदा है या मर गया है। ताहम शाम को वो अक्सर छत पर चलता नजर आता और गली में से देखने वालों को ऐसा लगता था जैसे एक बहुत बड़ा सर छत पर घूम रहा है। मैं और मेरे दोस्त बहुत शरारती थे। हम लोगों को छेड़ने और उनका मजाक उड़ाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हमारे लिए वो दिन छुट्टी और खुशी का होता जब लिटिल मुक घर से निकलता था। एक दिन हम इसके घर के सामने जमा थे और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। यूं ही वो दरवाजा खुला, बड़ी नीली पगड़ी में एक बहुत बड़ा सर नमदार हुआ, जिसके नीचे जिस्म पर एक धारीदार लाल नीला चोगा था और उसके नीचे एक ढीली ढाली पतलून। उसकी कमर में एक चौड़ा लाल पटका बंधा था जिसमें एक लंबा खंजर लटका हुआ था। हमें बहुत देर तक ये मालूम नहीं हो सका कि मुक ने खंजर लगा रखा या खंजर ने मुक को। यूं ही वो बाहर आया, हमने खुशी से आवाज़ें निकाली, अपनी टोपियां हवा में उछाली और उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। नन्हे मुक ने जवाब में सख्ती से नफी में सर हिलाने पर इक्तफा किया और गली में आहिस्ता आहिस्ता चल दिया। वो पाँव घसीट कर चल रहा था, क्योंकि उसके जूते इतने बड़े और चौड़े थे कि मैंने भी पहले कभी नहीं देखे थे। हम लड़के खुशी से आवाज़ें लगाते हुए इसके पीछे चल रहे थे। नन्हा मुक। इसके अलावा वो हमने मुझे का खेज गाना भी गाया। नन्हे मुक तुम छोटे तुम्हारा घर बड़ा, तुम छोटे तुम्हारा सर बड़ा। महीने में एक बार तुम आओ घर से बाहर, चलो जल्दी घूमो, चलो हमें पकड़ो। नन्हे मुक, नन्हे मुक, नन्हे मुक, नन्हे मुक। हम उसे छेड़ते और उसे से लुत्फ अंदोज होते चले जा रहे थे। मैं शर्मिंदगी के साथ ये इतराफ़ करता हूँ कि मैं इस खेल में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। मैंने इसके चोगे को कई बार घसीटा और एक बार पीछे से इसके बड़े जूतों पर पाँव रख दिया, जिससे वो गिर पड़ा। मैं खूब हंसा, लेकिन मेरी हंसी उस वक़्त दम तोड़ गई जब मैंने देखा कि नन्हा मुक मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है। फिर वो घर में दाखिल हो गया। मैंने खुद को दरवाजे के पीछे छुपा लिया और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मुक बाहर आ रहा है। उसके साथ मेरे वालिद भी थे। वो इसके साथ बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे। फिर वो इसे दरवाजे पर अलविदा करते हुए एहतराम से झुके और इसे रुखसत किया। मैं बहुत परेशान था। मैंने बहुत देर तक इस अंधेरे कोने से निकलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आखिरकार भूख के हाथों मजबूर होकर मैं बाहर आया। भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वो मारे से भी ज़्यादा खौफनाक थी। मैं आजिज़ी से सर झुकाए अपने वालिद के सामने हाजिर हुआ। मैंने सुना है कि तुमने मेहरबान मुक का तमस्खर उड़ाया है। उन्होंने सख्त लहजे में बात शुरू की। मैं खामोशी से सुरंग खड़ा रहा। मैं तुमको मुक की कहानी सुनाता हूँ, फिर मुझे यकीन है कि तुम उसको छेड़ना बंद कर दोगे, लेकिन इससे पहले और बाद में तुमको मालूम के मुताबिक सज़ा मिलेगी। सज़ा का पहला हिस्सा 25 ज़रबों का था, जिससे वो हमेशा ठीक ठीक गिनते थे। उन्होंने अपनी लंबी छड़ी ली और मुझे पहले से कहीं ज़्यादा ज़ोर से मारा। जब 25 ज़रबें मुकम्मल हो गई तो उन्होंने मुझे गौर से सुनने का हुक्म दिया और नन्हे मुक के बारे में बताने लगे।
नन्हे मुख के बूढ़े वालिद का नाम मकरा था। वो नेक या का एक इज्जतदार आदमी था। वो अगरचे गरीब था लेकिन इसी तरह रहता जैसे आज मुख रहता है। वो मुख के छोटे कद की वजह से इसे नापसंद करता था। इसने मुख को तालीम भी नहीं दिलवाई थी। मुख 16 साल का हो गया था लेकिन वो अब भी एक मासूम बच्चे की तरह था। बाप इसे इस बात पर डांटता कि अब इसे बड़ा होना चाहिए। एक दिन बूढ़ा आदमी कहीं गिरा, उसे सख्त चोट लगी और उसकी मौत हो गई। वो मुख को गरीब और बेसहारा छोड़ गया था। उसके घर पर जालिम रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया क्योंकि उस पर इनकी बहुत ज्यादा रकम वाजिब अदा थी। मुख बेचारे को घर से बाहर निकाल दिया गया और उसे दुनिया में किस्मत आजमाने का मशवरा दिया गया। नन्हे मुख ने जवाब दिया कि वो पहले ही जाने के लिए तैयार हो चुका है। इसने सिर्फ अपने वालिद के कपड़े मांगे लेकिन उसके वालिद एक कद आवर आदमी थे। इनके कपड़े इसको बहुत बड़े थे। मुख ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इन चीजों को काट फेंका जो लंबी थी, यानी चोगे के आस्तीने और पतलून की लंबाई, मगर इसने इनकी चौड़ाई पर तवज्जो नहीं दी और यूं से एक अजीब व गरीब लिबास निकला जिसमें वो आप भी घूम फिर रहा है। एक बड़ी पगड़ी, चौड़ा चोगा, एक ढीली ढाली पतलून और बहुत बड़े जूते, ये सब इसके वालिद की मीरास है जिसे वो अरसे से पहने हुए है। इसने अपने बाप के नमशिक के खंजर को अपने पटके में लटकाया, सड़क की तरफ बढ़ा और नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। वो सारा दिन तेजी से चलता रहा। वो अपनी कामयाबी की तलाश में निकला था। जब उसे दूर से शीशे का टुकड़ा धूप में चमकता नजर आया तो वो समझा कि वो हीरा है। फिर उसने मस्जिद के गुंबद और झील की चमकती हुई सतह देखी तो सोचा वो जादुई सरजमीन पर पहुंच गया है। वो खुशी खुशी उस तरफ बढ़ा, मगर अफसोस वो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। करीब पहुंचने पर वो रोशनी गायब हो गई। उसे भूख और थकावट ने याद दिलाया कि वो अभी इंसानों की सरजमीन पर ही है। वो 2 दिन तक बराबर चलता रहा। वो भूखा प्यासा और गम में मुब्तला था। खुशी की तलाश उसे मायूस कर रही थी। बस कभी किसी दरख्त पर कोई फल मिल जाता तो तोड़कर खा लेता था और नंगी जमीन को बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल करता था। तीसरे दिन सुबह उसने पहाड़ी से एक बड़ा शहर देखा जिसकी दीवारों पर चांद चमक रहे थे और घरों पर रंग बिरंगी झंडे लहरा रहे थे। जैसे छोटी मुख को वहां चले आने का इशारा कर रहे हैं। वो हैरत ज़दा होकर शहर को देख रहा था। जी हाँ, वहां नन्हा मुख खुशी पाएगा। उसने खुद को कलामी की और थकावट के बावजूद उठ खड़ा हुआ। वहां यहाँ कहीं नहीं। वो फिर बढ़ाया। उसने अपनी ताकत जमा की और शहर की तरफ चल पड़ा। अगरचे फासला बहुत कम लगता था लेकिन वो दोपहर के वक्त वहां पहुंचा क्योंकि उसकी छोटी छोटी टांगों ने उसकी मुश्किल से इनकार कर दिया था। उसे कई बार खजूर के दरख्त के साए में बैठकर आराम करना पड़ा था। आखिरकार उसने अपने आप को शहर के दरवाजे पर पाया। उसने अपने लिबास को ठीक किया, अपनी पगड़ी को ज्यादा खूबसूरत से बांधा, उसके शिमले को ऊंचा किया और पीछे खंजर को और भी ज्यादा तिरछा किया। फिर अपने जूतों से धूल साफ की सड़क पर आया और बहादुरी से गेट से गुजर गया। वो शहर की कई गलियों से गुजरा लेकिन उसके लिए कहीं कोई दरवाजा नहीं खुला, ना किसी ने उसे पुकारा जिसकी वो तवक्का कर रहा था। छोटे मुख, यहाँ आओ, खाओ पियो और आराम करो। फिर यूं ही उसकी नजर एक बड़ी खूबसूरत हवेली पर पड़ी। वहाँ एक खिड़की खुली और एक बूढ़ी औरत ने बाहर देखा और चिल्लाई, हिप हिप होलिया, मजेदार दलिया। इस तरफ उस तरफ तकल्फ बर तरफ पका है, बहुत खाना, बिल्कुल न घबराना, जो भी यहाँ आए खूब मजे उड़ाए।
हिप हिप होलिया मजेदार दलिया। जल्दी जल्दी घरों के दरवाजे खुलने लगे और मुख ने देखा कि बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियां बाहर निकल रहे हैं और चलते हुए बूढ़ी औरत के घर में दाखिल हो रहे हैं। मुख परेशान खड़ा था। वो नहीं जानता था कि ये दावत कबूल करनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर खुद को राजी करके वो भी घर में दाखिल हो गया। उसके आगे 2 बिल्लियां चल रही थी। उसने इनके पैरों को पैरवी करने का फैसला किया क्योंकि वो बावर्ची खाने का रास्ता उससे बेहतर जानती थी। जब मुख सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो उसकी मुलाकात बूढ़ी औरत से हुई। उसका नाम मिस आहूजी था। उसने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, तुम क्या चाहता हो? आपने सबको खाने के लिए अपने घर पर मधु किया है, मुझे बहुत भूख लगी है, नन्हे मुख ने जवाब दिया। मिस आहूजी ने हंसकर कहा, तुम अजीब हो, तुम कहाँ से आए हो? पूरा शहर जानता है कि मैं सिर्फ अपनी प्यारी बिल्लियों के लिए खाना पकाती हूँ और कभी कभी हमसायों के जानवरों को भी मधु कर लेती हूँ, जैसा कि आज तुमने देखा है। नन्हे मुख ने इनको बताया कि वालिद की वफात के बाद वो बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है, वो इसी बिल्लियों के साथ खाना खाने दे। मिस आहूजी ने इसकी कहानी सुनकर हमदर्दी महसूस की और उसे खूब खिलाया पिलाया। जब वो खाकर ताज़ा दम हो गया तो मिस आहूजी ने इसे गौर से देखा और बोली, नन्हे मुख, मेरे पास नौकरी कर लो, तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और तुम अच्छी तरह से रहोगे। नन्हे मुख को बिल्ली का दलिया पसंद आया था। वो राजी हो गया और मिस आहूजी का खादम बन गया। उसका काम मुश्किल नहीं था लेकिन अजीब था। मिस आहूजी के पास 2 बिल्ले और 4 बिल्लियां थी। मिक रोज सुबह इनके बालों में कंघा करता और कीमती क्रीमों से इनका मसाज करता। जब मिस आहूजी घर से जाती तो वो बिल्लियों को खुश रखता। यूं ही खाने का वक्त होता इन्हें खाना पेश करता और बार बार इनके प्याले दलिये से भरता रहता। वो रात को इन्हीं रेशमी तकियों पर लिटाता और मखमली चादरें इन्हें ओढ़ा देता। बिल्लियों के अलावा घर में कई कुत्ते भी थे। टहलाने का भी इसे हुक्म दिया गया था। हालांकि इनकी बिल्लियों की तरह ज्यादा देखभाल नहीं की जाती थी। बिल्लियां तो बस मिस आहूजी के अपने बच्चों की तरह थी। यहाँ मिक अब वैसे ही जिंदगी गुजार रहा था जैसी अपने वालिद के घर में थी, क्योंकि मिस आहूजी के अलावा उसे सारा दिन सिर्फ बिल्लियां और कुत्ते ही नजर आते थे। कुछ दिनों तक मुख अच्छी तरह रहता रहा। वो पेट भर कर मजेदार खाना खाता था और उसे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। मिस आहूजी भी इससे खुश नजर आती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बिल्लियों ने शरारतें शुरू कर दी। एक दिन जब मिस आहूजी कहीं गई हुई थी तो वो दीवानों की तरह दौड़ती हुई कमरों में घुस आई और सब कुछ उलट पुलट कर डाला। कई कीमती ज़रूर भी टूट गए, लेकिन यूं ही सीढ़ियों पर मिस आहूजी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो अपने बिस्तरों पर लेट गईं, गोया कुछ हुआ ही नहीं, और अपनी दुम लटकाए सोती बन गईं। मिस आहूजी ने जब अपने कमरे का बुरा हाल देखा तो गुस्से में आ गई। उन्होंने इसका कसूरवार मिक को ठहराया। मुख की बात को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। वो नौकर से ज्यादा अपनी बिल्लियों की मासूम शक्ल पर यकीन करती थी। नन्हे मुख को बहुत रंज हुआ। वो समझ गया कि वो अब यहाँ नहीं रह सकेगा। उसने मिस आहूजी की नौकरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे याद आया अपने पहले सफर में रुपए पैसे के बगैर कितनी मुश्किल हुई थी। लिहाजा उसने किसी न किसी तरह अपनी तनख्वाह वसूल करने का इरादा किया, जिसका मिस आहूजी ने काम शुरू करते वक्त देने का वादा किया था, लेकिन कभी अदायगी नहीं की थी। मिस आहूजी के घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। वो अक्सर इसमें जाती और कमरा बंद करके देर तक कुछ करती रहती। जब मिक ने सोचा कि सफर के लिए
रकम कैसे हासिल की जाए तो पूरा उसे वो बंद कमरा याद आया। उसका ख्याल था कि वहाँ खजाना छुपा हुआ है, लेकिन दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था। मुक इस इंतजार में था कि किसी तरह इसकी चाबी मिल जाए। मिस आउजी के पास एक कुत्ता था जिसे वो पसंद नहीं करती थी। वो मुक के अच्छे सलूक की वजह से उसके करीब हो गया था। एक दिन जब मिस आउजी घर से बाहर चली गई तो वो मुक के पास आया और उसकी पतलून का पांचा पकड़कर घसीटता, गोया उसे अपने पीछे आने का कह रहा हो। मुक जो कुत्तों के साथ खेलना पसंद करता था उसके पीछे चल दिया। कुत्ता उसे मिस आउजी के बेडरूम में ले गया। वहां उसने एक छोटा दरवाजा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा आधा खुला था। कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। मुक भी पीछे था। उसने देखा कि वो इसी कमरे में है जहां वो इतने दिनों से जाने की कोशिश कर रहा था, यानी खजाने वाला कमरा। लेकिन उसमें कोई खजाना या रुपया पैसा नहीं था। पूरा कमरा पुराने कपड़ों और अजीबोगरीब बर्तनों से भरा हुआ था। इन बर्तनों में एक खूबसूरत डिजाइन वाला शीशे का बर्तन भी था। मिक उसे उठाकर देखने लगा, लेकिन बर्तन इसके हाथ से गिरा और किरची किरची हो गया। नन्हा मुक खौफ के मारे सख्त हो गया। उसकी तकदीर का फैसला खुद ही हो गया था। अब वो वहां नहीं रुक सकता था, वरना मिस आउजी उसे मार डालती। उसने फौरन ही वो जगह छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर गौर किया कि आया उसके सफर के लिए यहाँ से कोई कारामद चीज मिल सकती है या नहीं। अचानक इसकी नजर जूतों की एक जोड़ी पर पड़ी। वो खूबसूरत नहीं थे, मगर उसके नाप के थे। उसने इन्हें पहन लिया। फिर उसे एक खूबसूरत छड़ी नजर आई जिसके एक सिरे पे शेर का सर खुदा हुआ था। उसने छड़ी भी उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। वो पहले अपनी कोठड़ी में गया, अपने बाप की पगड़ी को सर पे जमाया और घर से बाहर दौड़ गया। बाहर निकलकर भी वो रुका नहीं, बल्कि दौड़ता रहा। वो चाहता था कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके शहर से बाहर निकल जाए। वो मिस आउजी के गुस्से से खौफज़दा था। वो अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं दौड़ा था। आखिर वो शहर से बाहर निकल गया। शहर से बाहर आकर जब उसने रुकने की कोशिश की तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वो नहीं रुक सकता। ऐसा लगता था कि कोई गैबी ताकत उसे दौड़ा रही है। उसने मायूसी से सोचा, क्या मैं हमेशा दौड़ता रहूंगा? वो घबरा कर यूं चिल्लाया जैसे घोड़ा रोकते हैं, अरे अरे ओ! आखिर जूते रुक गए और मुक थक कर जमीन पर गिर गया। नन्हा मुक जूते पाकर बहुत खुश था। उसने अपनी मेहनत का अच्छा सिला पाया था। उनकी मदद से वो दुनिया में कामयाबी आसानी से तलाश कर सकता था। उसे खुशी के बावजूद वो थकन से बेहाल होकर जल्द ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगा। सोते में उसने ख्वाब में इस छोटे कुत्ते को देखा जिसने मिस आउजी के घर में इसकी मदद थी। वो कह रहा था, प्यारे मुक, आपने अभी तक जूते ठीक तरह इस्तेमाल करने नहीं सीखे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक पाँव उठाकर अपनी दूसरी एड़ी पर 3 बार घूमने पर आप जहाँ चाहें परवाज कर सकते हैं और छड़ी आपको खजाना तलाश करने में मदद करेगी। जहाँ सोना दफन है वहाँ वो जमीन पर 3 बार टकराएगी और जहाँ चांदी दफन है वहाँ 2 बार। नन्हे मुक ने जाग कर इस हैरत अंगेज ख्वाब को याद किया और तजुर्बा करने का फैसला किया। उसने अपना एक पैर उठाया और दूसरे पर घूमने लगा। बेचारा इस कोशिश में कई बार जमीन पर गिरा, लेकिन हिम्मत ना हारी। आखिर कामयाब हुआ। उसने अपने आप को करीब के बड़े शहर में देखने की ख्वाहिश की। अचानक उसने देखा कि वो हवा में उठ रहा है। वो गोल दायरे में घूमता जैसे भंवरे
फंसा वो बादलों से भी ऊपर उठ गया। अभी मुख खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि उसने खुद को एक बड़े बाजार के चौराहे पर पाया, जहाँ अजनास से भरी दुकानें थीं और लोग आ जा रहे थे। वो भीड़ में जल्द घबरा गया, क्योंकि राह चलते किसी आदमी ने उसके जूते पर पैर रख दिया था, जिससे वो गिरते गिरते बचा था। फिर कोई उसके खंजर से अटक कर उसने रुककर मिक को गौर से देखा था। आखिर उसने फैसला किया कि इसे किसी वीरान गली का रुख करना चाहिए। अब नन्हा मुख संजीदगी से सोच रहा था कि वो थोड़ा सा पैसा कैसे कमा सकता है। ये सच था कि उसके पास खजाने की निशानदेही करने वाली छड़ी थी, लेकिन वो फौरी तौर पर वो जगह कैसे ढूंढ सकता था जहाँ सोना या चांदी दफन हो। अचानक उसे अपनी टांगों की तेज रफ्तारी याद आ गई। उसने सोचा, मेरे जूते मुझे अच्छी मुलाजमत दिला सकते हैं। उसने पैगाम रसा बनने का फैसला किया, लेकिन उस तरह की मुलाजमत सिवाय बादशाह के और किसी के पास नहीं मिल सकती थी। वहाँ तनख्वाह भी अच्छी मिलती। आखिर वो बादशाह के महल की तलाश में चल दिया। महल के दरवाजे पर एक मुहाफिज मौजूद था, जिसने मुख से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने जवाब दिया कि वो मुलाजमत की तलाश में है, तो उसे गुलामों की निगरानी के पास भेज दिया गया। मुख ने निगरान को बतौर शाही पैगाम रसा मुलाजमत करने की दरख्वास्त पेश की। निगरान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आपको शाही पैगाम रसा बनने का ख्याल कैसे आया? क्या आपने कभी अपनी टांगे नहीं देखी? बस जल्दी से निकल जाएं, मेरे पास हर बेवकूफ के साथ बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन नन्हे मुख ने कसमें खाने शुरू कर दी कि वो मजाक नहीं कर रहा था और किसी भी पैगाम रसा से मुकाबला करने के लिए तैयार है। निगरान ने महसूस किया कि इस तरह का मुकाबला एक अच्छी तफरीह होगी जो बादशाह को खुश कर देगी। उसने मुख को शाम तक मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए कहा और उसे बावर्ची खाने में ले गया और बावर्ची को हुक्म दिया कि इसे मुनासिब तरीके से खिलाया पिलाया जाए। फिर वो खुद बादशाह के पास चला गया और उस छोटे आदमी और उसकी दावों के बारे में बताया। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि निगरान ने इसके लुत्फ और खुशी के लिए एक बोने का बंदोबस्त किया है। लिहाजा उसने शाही महल के पीछे घास के बड़े मैदान में इंतजाम करने का हुक्म दिया, ताकि उस दौड़ को सब देख सकें और बोने के बारे में खास ख्याल रखने को कहा। बादशाह ने अपने शहजादों और शहजादियों को बताया कि शाम में तफरीह के लिए इसने क्या इंतजाम किया है। जब बादशाह अपने शहजादों शहजादियों और मुसाहबों के साथ बुलंद नश्त पर बैठ गया, तो नन्हे मुख ने घास के मैदान में कदम रखा और बादशाह सलामत के सामने एहतराम से झुककर ताजीम दी। लोग उसे हैरत से देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। एक नाजुक जिस्म पर एक बहुत बड़ा सर रखा था, अजीब ढीले ढाले लिबास में छोटे हाथ और छोटी टांगे। उन्होंने ऐसी मुज़ेका खेज शख्सियत पहले कभी नहीं देखी थी। वो बेख्तियार कह के लगाने लगे, लेकिन मुख ने उनकी हंसी की परवाह ना की। वो फखर के साथ छड़ी के सहारे खड़े होकर अपनी हरीफ को देखने लगा। के इसरार पर निगरान ने बेहतरीन दौड़ने वाले का इंतखाब किया था। दोनों साथ साथ खड़े थे और इशारे के मुंतजर थे। फिर शहजादी रजा ने जैसे ही झंडा लहराई, दोनों इस तरह दौड़े गोया एक ही निशाने पर दो तीर चलाए गए हो। वो घास के मैदान में दौड़ रहे थे और तमाशाइयों की नजरें इन पर जमी थी। पहले तो मुख के हरीफ को बरतरी हासिल थी, लेकिन जो ही मुख ने अपने जूतों को इस्तेमाल किया, वो जल्द उस तक पहुंच गया। फिर पलक झपकते ही उससे आगे निकल गया। जल्द ही वो फतह के निशान पर खड़ा गहरी सांसें ले रहा था। एक लम्हे के लिए सामीन हैरत और
ताजुब से बेहोश से हो गए। लेकिन जब बादशाह ने तालियां बजाने शुरू की तो हुजूम भी खुशी से चीखने और पुरजोश नारेबाजी करने लगा। नन्हा मुख जिंदाबाद, फातेह नन्हा मुख जिंदाबाद। नन्हे मुख को प्लेटफार्म पर ले जाया गया। उसने बादशाह को ताज़ीम दी और बोला, हुजूर वाला, मैंने आपको अपने फन की एक मामूली मिसाल पेश की है। आप मुझे सल्तनत के पैगाम रसानों में शामिल होने की इजाज़त दीजिए। बादशाह बोला, प्यारे मुख, सल्तनत के नहीं, आप मेरे ज़ाती पैगाम रसा होंगे। आपको साल में 100 सोने की अशरफियाँ बतौर तनख्वाह मिलेंगी और आप मेरे करीबी खादमों की तरह इसी मेज़ पर खाना खाएंगे। तब मुख ने आसुदगी से सोचा कि आखिरकार इसे तवील इंतजार के बाद कामयाबी मिल गई है। उसकी रूह मुसरत से सरशार हो गई। बादशाह उसके जरिए इंतहाई अहम और खुफिया पैगाम भेजने लगा, जिन्हें मुख दुरुस्त तरीके से बरक रफ्तारी के साथ मंजिलों तक पहुंचाता। लेकिन बादशाह के दूसरे मुसाहबों को ये बात नागवार गुजरी कि एक बूने को जो सिर्फ तेजी से भागना जानता है, बादशाह सलामत का कुर्ब हासिल हो रहा है, वो इससे हसद करने लगे और उन्होंने इस मुनसब से गिराने के लिए साजिशें शुरू कर दी। लेकिन उनकी ये साजिशें बादशाह सलामत के इस एतमाद को जर ना पहुंचा सकी जो वो नन्हे मुख पर करता था। मगर नन्हा मुख इससे परेशान जरूर हुआ, लेकिन वो कभी इनसे इंतकाम के बारे में नहीं सोचता था। वो नेक फितरत था, वो इनके लिए अच्छा बनने और इनके दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे अपनी छड़ी याद आ गई जो खुशी में वो भूल गया था। उसने सोचा, अगर वो छड़ी की मदद से खजाना हासिल कर ले तो सब उससे अच्छा सलूक करने लगेंगे और उसकी दोस्त बन जाएंगे। इसने वहाँ कई बार लोगों से ये सुना था कि मौजूदा बादशाह के वालिद ने अपने बहुत से खजाने को उस वक़्त दफन कर दिया था जब किसी दुश्मन ने उनके मुल्क पर हमला किया था। मगर वो अपने बेटे को ये बताने से पहले ही मौत की वादी में चले गए थे कि खजाना कहाँ दफन है। अब मुख हर वक्त अपनी छड़ी हाथ में लिए इधर उधर घूमता रहता। इसे उम्मीद थी कि किसी दिन शायद उस जगह से गुजर हो जाए जहाँ खजाना दफन है। एक शाम वो महल के वसी बाग के एक दूर दरवाजा हिस्से में टहल रहा था जहाँ वो पहले कभी नहीं आया था। अचानक उसने छड़ी हाथ में लर्जती महसूस की। फिर वो 3 बार जमीन पर टकराई। मुख कोरा समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने अपने पटके से खंजर खींचकर निकाला और आसपास के दरख्तों पर निशान लगा दिए। फिर खामोशी से महल में चला गया। वहाँ उसने एक बेलचा ढूंढा और उसे एक जगह छुपाकर रात होने का इंतजार करने लगा। रात को मुख ने बाग का रुख किया और उस जगह पर पहुंचकर खुदाई शुरू की। मगर ये काम इसके छोटे छोटे हाथों के लिए बहुत मुश्किल था। वो जल्द थक गया मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो 2 घंटे में जल्द फिट घड़ा खोद सका, लेकिन फिर बेलचा किसी ठोस चीज से टकराया। वो तेजी से खुदाई करने लगा। आखिर उसे लोहे की एक देग नजर आई जिसमें सोने की अशरफियां भरी थी। वो देग बहुत भारी थी, लिहाजा उसने अपना चूगा उतारा, उसमें अशरफियां बांधी और देग को वापस जमीन में दफन करके अपने कमरे में चला गया। वो सोच रहा था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, सब उसके दोस्त बन जाएंगे और उसकी इज्जत करने लगेंगे। मगर मासूम ये नहीं जानता था कि दौलत से हकीकी दोस्त नहीं खरीदे जा सकते, क्योंकि उसने अच्छी तालीम हासिल नहीं की थी। वरना वो ये तस्वर भी नहीं करता कि सोने की मदद से दोस्ती को खरीदा जा सकता है। ओ काश उसने उस वक़्त अपने जूतों को आजमाया होता और सोने से भरे अपने चोगे को किसी शिकारी को दे दिया होता। अब लिटिल मुख ने वो सोना अपने दाएं बाएं लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। उसे इतना अमीर देखकर वो हसद में मुब्तला हो गए। खान सामानों के निगरान अगोली ने कहा, वो जालसाज है। गुलामों के निगरान अहमद ने कहा, उसने ये
सब बादशाह से बटोरा है और उसका बदतरीन दुश्मन खजांची और हाज जो खुद बादशाह के खजाने में बर्द करता था बोला उसने चोरी की है। उन्होंने नई साजिश तैयार करनी शुरू की जिस पर उन्हें अपनी कामयाबी का पुख्ता यकीन था। एक दिन खानसामा ने अली अगोली बादशाह के सामने गमजदा और नम आंखों के साथ हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा क्या मामला है? मुझे दुख है कि मैंने अपने आका का एतमाद खो दिया है। वो बोला वो कैसे? मेरा ख्याल है कि मेरे एतमाद का सूरज आप पर आज भी चमक रहा है। बादशाह ने कहा आपने खुफिया पैगाम रसा पर सोने की बारिश कर दी है मगर अपने पुराने वफादार खादमों को कुछ नहीं दिया है। खानसामा ने आला बोला। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ। उसने खुलकर बयान करने को कहा। खानसामा ने बताया कि किस तरह नामिक सोना तकसीम कर रहा है। उसने आसानी से बादशाह के दिल में ये शुबा पैदा किया कि मुख ने खजाने से अशरफियाँ चोरी कर ली हैं। मामले का ये मोड़ खजांची के लिए बहुत खुशगवार था क्योंकि उसका हिसाब किताब गड़बड़ था जिसे वो बहाना करके बादशाह को नहीं दिखाता था। बादशाह ने हुक्म दिया कि मक की निगरानी की जाए और मौके पर रंगे हाथों पकड़ा जाए। नन्हे मक की सख्त निगरानी की जाने लगी। फिर एक दिन मक ने देखा कि इसके पास अशरफियाँ खत्म हो रही हैं। वो बहुत फराख दिली से लोगों को बांटता रहा था। इस रात वो बाग में गया ताकि दोबारा जमीन से अशरफियाँ निकाल सके। खानसामा ने आला अगोली और खजांची और हाज की सरबराही में निगरानी करने वाले इसके पीछे थे और एन उस वक़्त जब वो देग में से सोना अपने जोगे में बांध रहा था उन्होंने इसे पकड़ लिया और बांध कर बादशाह के पास ले गए। साथी लोग अशरफियों से भरी देग और बेलचा भी साथ ले जाना नहीं भूले थे। उन्होंने सब चीजें बादशाह की खिदमत में ये कहकर पेश की कि मुख ये देग जमीन में दबा रहा था कि हमने छापा मारा कर इसे गिरफ्तार कर लिया। बादशाह नींद में खलल डालने पर सख्त गुस्से में था। उसने मुलजिम से पूछा क्या ये सच है और ये सोना तुम्हें कहाँ से मिला था? नन्हे मुख ने कहा मैं बेगुनाह हूँ, मुझे ये देग बाग में मिली है। मैंने दफन नहीं की बल्कि खोद कर निकाली है। वहाँ मौजूद लोग इस बहाने को सुनकर हंसने लगे। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो चीख उठा ये क्या बदतमीजी, तुम झूठ बोल रहे हो। खजांची अरहाज मैं आपसे पूछता हूँ क्या हमारे खजाने में कोई कमी हुई है? खजांची ने जवाब दिया जी जनाब, मुझे पूरा यकीन है कि शाही खजाने में से कुछ अरसे से सोना चोरी हो रहा है और मैं कसम खाता हूँ कि ये सोना वही है। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि नन्हे मुख को जंजीरों में जकड़ कर टावर पर कैद कर दिया जाए। फिर उसने सोना खजांची के हवाले किया ताकि वो उसे खजाने में जमा कर ले। खजांची इस मामले के इतने खुशगवार अंजाम पर बहुत खुश था। वहां से निकलकर वो घर गया और सोने की अशरफियाँ गिनी। अशरफियों के नीचे से एक पर्चा बरामद हुआ जिस पर लिखा था दुश्मन ने मेरे मुल्क पर हमला कर दिया है, लिहाजा मैं अपना कुछ खजाना यहाँ छुपा रहा हूँ। जिसे भी ये मिले वो फौरा मेरे बेटे को इतला दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस पर बादशाह की लानत होगी। शाह सिद्दी खजांची ने फौरा वो पर्चा जाया कर दिया। नन्हा मुख अपने कैद में बहुत गमजदा था। वो जानता था कि शाही सामान चोरी करने वाले को मौत की सजा मिलती है मगर वो बादशाह को अपनी छड़ी का राज भी बता नहीं चाहता था। वो इससे भी खौफजदा था कि ये जूते उससे ना छीन लिए जाएं। बदकिस्मती से वो जूतों से कोई मदद नहीं ले सकता था क्योंकि जंजीर बहुत छोटी थी। इसने जूते इस्तेमाल करने की कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ। लेकिन जब अगले दिन उसको सजाए मौत देने का ऐलान किया गया तो उसने फैसला किया कि मरने से बेहतर है कि जादू की छड़ी के बारे में बादशाह को बता दिया जाए। उसने बादशाह के सामने छड़ी के राज का इंकशाफ कर दिया।
पहले तो बादशाह को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन लिटिल मुक ने कहा कि वो तजुर्बे से साबित कर सकता है। अगर बादशाह सलामत वादा करें कि उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। बादशाह ने मुक से वादा किया। फिर उसने खुफिया तौर पर कुछ सोना दफन करने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद सब बाग में आए। मुक ने जल्दी ही सुना, क्योंकि छड़ी जमीन पर 3 बार वाज़े तौर पर टकराई थी। अब बादशाह जान गया कि इसका खजांची एक धोखेबाज आदमी है। उसने खजांची को फांसी देने का हुक्म दिया। फिर बादशाह ने नन्हे मुख से कहा, अगरचा मैंने तुम्हें से जान बचाने का वादा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब भी एक राज छुपा रहे हो। लिहाजा तुम उस वक्त तक मेरी कैद में रहोगे जब तक अपनी तेज रफ्तार दौड़ का राज नहीं बता देते। लिटिल मुक जो टावर में सिर्फ एक रात गुजार कर ही हौसला हार बैठा था, उसने इतराफ कर लिया कि उसका सारा फन जूतों में मौजूद है, लेकिन उसने बादशाह के सामने जूतों को रोकने का राज जाहिर नहीं किया। बादशाह ने खुद तजुर्बा करने के लिए अपने जूते उतार फेंके और मुक के जूते पहनकर बाग में पागलों की तरह भागने लगा। फिर उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन वो जूतों को रोकने का तरीका नहीं जानता था। बादशाह उस वक्त तक भागता रहा जब तक गिरकर बेहोश ना हो गया। यूं नन्हे मुक ने उससे छोटा सा इंतकाम लिया। जब बादशाह को होश आया तो वो नन्हे मुख पर सख्त नाराज था, जिसने उसे खूब दौड़ाया था। मैंने तुमको आज़ादी और जिंदगी देने का वादा किया था, लिहाजा 12 घंटों में ये मुल्क छोड़कर चले जाओ, वरना तुमको फांसी चढ़ा दिया जाएगा, उसने कहा। फिर बादशाह ने जूतों और छड़ी को खजाने में जमा करवाने का हुक्म दिया। नन्हा मुक फौरन रवाना हो गया। वो अपनी हमाकत पर लानत भेज रहा था। वो इस मुल्क को गुर्बत और मुफलिसी की हालत में छोड़ रहा था और बहुत गमज़दा था। उसे चलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो अपने शानदार जूतों का आदी हो गया था, मगर खुशकिस्मती से सरहद करीब ही थी। वो 12 घंटे से पहले इसकी हदूद से निकल गया। सरहद अबूर करने के बाद वो रास्ते से हट गया और घने जंगल में घुसता चला गया, क्योंकि वो सबसे नाराज था। वो जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो इसे बहुत पसंद आई। वहां अंजीर के दरख्तों में घरा एक शाफाफ पानी का चश्मा था और दूर तक नरम घास उगी थी। मुक घास पर लेट गया और उसने अज़म किया कि वो कुछ नहीं खाएगा और मौत का इंतजार करेगा। इन्हीं गमगीन ख्यालों में डूबा वो गहरी नींद सो गया। लेकिन जब वो बेदार हुआ और भूख ने इसे अज़ियतें देना शुरू की, तो उसने फैसला किया कि वो फाका कशी एक खतरनाक काम है। इसने आस पास देखा कि कुछ खाने को है या नहीं, तो उसे दरख्त से लटके बेहतरीन पक्के अंजीर नजर आए। मुख इन्हें तोड़ने के लिए इस पर चढ़ गया और खूब पेट भर कर अंजीर खाए। फिर अपने प्यास बुझाने के लिए चश्मे के पास गया। जब उसकी नज़र पानी पर अपने अक्स पर पड़ी तो वो उछल पड़ा। उसे अपने चेहरे पर 2 बड़े कान और एक मोटी लंबी नाक नजर आई। उसने हैरत से अपने कान पकड़े, वो इसके बाजू से ज्यादा लंबे थे। मैं गधे के कानों ही का मुस्तक हूँ, क्योंकि मैंने गधे की तरह अपनी खुशी को रोंदता रहा हूँ। वो चीखा। वो दरख्तों के नीचे बेमकसद घूमने लगा। फिर जब उसे दोबारा भूख लगी तो उसे फिर अंजीर का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ सिर्फ अंजीर के दरख्त थे। उसने दूसरे दरख्त से तोड़कर अंजीर खाए। फिर उसने सोचा कि अपने मज़े का खेज कान पगड़ी के नीचे छुपा लेता हूँ। अचानक उसने महसूस किया कि उसके कान गायब हो गए। वो इन्हें देखने के लिए फौरी तौर पर चश्मे की तरफ भागा। बड़े कान वापस छोटे हो गए थे। वो सोचने लगा कि ये कैसे हुआ। जल्द ही उसकी समझ में आ गया कि अंजीर के पहले दरख्त से इसकी नाक और कान लंबे हो गए और दूसरे ने इसे शफा बख्श दी। इसे खुशी महसूस हो रही थी। फिर उसके हाथ एक हुनर आ गया था जो उसे कामयाबी दिला सकता था। चुनाचा उसने दोनों दरख्तों से इतने फल तोड़े जिन्हें वो साथ ले जा सके और वापस उस मुल्क की तरफ चल दिया जो हाल ही में उसने छोड़ा था।
इस मुल्क में अभी दरख्तों पर इंजीर नहीं पके थे। लहजा नन्हा मुख महल के फाटक के पास बैठ गया। वो जानता था कि यहाँ खान सामान की मददगार इस तरह नायाब फल खरीदने आते हैं। थोड़ी देर के बाद मुख ने देखा कि खान सामान खुद सेन के पार से गेट की तरफ बढ़ रहा है। मुख ने जल्दी से अपनी पगड़ी खोली और चादर की तरह ओढ़कर बैठ गया। खान सामान ने ताजरों के सामान की जांच करना शुरू की जो महल के दरवाजे पर जमा थे। आखिर उसकी निगाह मुख की टोकरी पर पड़ी। बहुत खूब पके हुए इंजीर, ये तो बादशाह सलामत को बहुत पसंद है। इस पूरी टोकरी की क्या कीमत है, उसने पूछा। नन्हे मुख ने मुनासिब कीमत बताई। जल्द ही सौदा तय हो गया। उसने टोकरी गुलाम के हवाले की और चल दिया। नन्हा मुख फोरा वहां से गायब हो गया। उसे खौफ था कहीं फिर किस्मत पलटा खाए और खान सामान उसे पहचान कर वापस न आ जाए और उसे सजा दे। खाने के वक्त बादशाह का मिजाज बहुत अच्छा था। वो हमेशा अपने खान सामान की तारीफ करता था, जो इसके लिए नित नए खाने तैयार करता और नायाब फल ढूंढ लाता था। आज भी वो इंतजार में था। वो बोला, हम देखेंगे आज हमारे लिए क्या मजेदार चीज पेश की जाती है। शहजादियां भी तजस्सुस में थी। जब खान सामान ने खूब पके हुए अंजीर पेश किए तो बादशाह पुकार उठा, वाह कितना मीठा और कितना मजेदार फल है। खान सामान, आप एक अजीम खिदमतगार हैं और आप हमारे खास एहसान के मुस्तहक हैं। बादशाह ने ये कहकर इन अंजीरों को बड़ी एहतियात से उठाया और हर शहजादे और हर शहजादी को दो दो और दरबार के वजीरों और खवातीन को एक एक इंजीर दी। बाकी इंजीरों को उसने अपने सामने रखा और खुशी खुशी खाने लगा। मेरे खुदा, ये आप कैसे हैरत अंगेज नजर आ रहे हैं, शहजादी अमरजा ने अचानक चीख कर कहा। सबने हैरत से बादशाह की तरफ देखा। उस के सर के दोनों तरफ दो बड़े और भारी कान लटके थे और लंबी नाक इसकी थोड़ी के नीचे तक चली आई थी। और फिर वो सब हैरत और खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। हर कोई कम बेश उस अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गया था। हम उस जगह की हौलनाक तस्वीर का तस्वर नहीं कर सकते जहां लंबे कानों और लंबी नाक वाले इतने लोग मौजूद थे। फौरन ही बादशाह ने शहर के तमाम तबीबों को बुलाया। उन्होंने गोलियां और दवाएं दी, लेकिन कान और नाक खत्म नहीं हुए। एक शहजादे का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन कान फिर बढ़ाए। मुख ने जब इस कहानी को अपने खुफिया ठिकाने पर सुना तो वो समझ गया कि अब काम का वक्त आ गया है। उसने इंजीरों से जो रकम कमाई थी उससे अपने लिए कपड़े खरीदे और लंबी दाढ़ी लगाकर बूढ़ा तबीब नजर आने लगा। फिर वो इंजीरों से भरी टोकरी लेकर बादशाह के महल में आया और अपने आप को एक गैर मुल्की तबीब करार दिया और मदद की पेशकश की। पहले तो किसी ने इस पर एतमाद नहीं किया, लेकिन जब नन्हे मुख ने एक शहजादे को खाने के लिए अंजीर दिया और उसने उसके कान और नाक को अपने साबिका हालत पर लौटा दिया तो हर एक की ख्वाहिश हुई कि गैर मुल्की तबीब पहले इसको शफा बख्श दे। लेकिन बादशाह खामोशी से इसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। वहां उसने एक खुफिया दरवाजा खोला और मुख को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो खजाने के कमरे में जा पहुंचे। बादशाह ने कहा, ये मेरा खजाना है। अगर आप हमें इस शर्मनाक बीमारी से निजात दिलाएंगे तो मैं आपको किसी चीज से इनकार नहीं करूंगा। आप जितना चाहे ले सकते हैं। बादशाह की ये बात नन्हे मुख के कानों में किसी सुरीली मौसीकी की तरह लगी, मगर उसकी तेज नजरों ने अंदर दाखिल होते ही देख लिया था कि इसके जूते और छड़ी एक तरफ रखे हैं। वो धीरे धीरे चलता बादशाह के खजानों की तारीफ करता उसके तरफ बढ़ रहा था। फिर जैसे ही वो अपने जूतों तक पहुंचा उसने जल्दी से उनमें पैर डाले और छड़ी को उठा लिया। फिर उसने अपनी दाढ़ी उतार फेंकी। बादशाह उसे देखकर हैरत ज़दा रह गया। खुदारा,
बादशाह, आप अपने वफादारों की खिदमत का मुआवजा नाशुक्री करके अदा करते हैं, लिहाजा आप इस बदसूरती की सजा के मुस्तहिक हैं। अब आप इन कानों के साथ हर दिन नन्हे मुख को याद करेंगे। ये कहते हुए वो जल्दी से अपनी एड़ी पर घूमा और दूर अपने देश पहुंचने की कोशिश की। उससे पहले कि बादशाह मदद तलब करता, छोटा मुख वहां से गायब हो गया। तब से लिटिल मुक यहाँ रह रहा है। वो एक तजर्बाकार और अक्लमंद आदमी है, लेकिन तन्हाई पसंद है क्योंकि वो लोगों पर एतबार नहीं करता। लिहाजा अजीबोगरीब बोली और हिसास तबीयत के बावजूद आपको इसे छेड़ने और तंग करने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि वो इज्जत का मुस्तहिक है। मेरे वालिद ने ये कहकर अपनी बात खत्म की। मैंने फौरन इनसे माफ़ी मांगी। मैं बहुत शर्मिंदा था। मेरे वालिद ने मेरे रवैये को देखते हुए बाकी सज़ा माफ़ कर दी। जब मैंने अपने साथियों को नन्हे मुख की हैरत अंगेज मुहिम जोई के बारे में बताया तो वो सब इससे बहुत मुतासिर हुए। अब हम सब इसकी बहुत इज्जत करने लगे।